हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर मेजर और माइनर इंग्लिश का सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, जिसका टाइटल है लिटरेचर इन द एज ऑफ चौसर। तो इस टॉपिक कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आपको एक्सटर्नल एग्जाम में आएंगे या इंटरनल एग्जाम में आएंगे। डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग द एज ऑफ चौसर, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द एज ऑफ चौसर, ये भी पूछ सकता है। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द मेजर लिटरेरी फॉर्म्स एंड जॉनर्स प्रेवलेंट इन द एज ऑफ चौसर, इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है। डिस्कस द सोशल पॉलिटिकल हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी एस्पेक्ट ऑफ द एज ऑफ चौसर, ये वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, मगर इसका आंसर जो है एक ही टाइप का आएगा। एक ही टाइप का आपने लिखना है जो कि मैं आप पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक का जो है एक ही क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन लिखना है और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी वीडियो देख के। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, आपने इंट्रोडक्शन लिखना है सबसे पहले। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है आपने? द एज ऑफ चौसर रिफ्लेक्ट्स टू द लेटर हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी रफली बिटवीन 1340 टू 1400। तो ये एज जो है ये कब से कब तक है? एज ऑफ चौसर 1340 टू 1400, मतलब जोफ्रे चौसर की एज जो है कब से कब तक है? 1340 से 1400 तक। इट इज नेम्ड आफ्टर जोफ्रे चौसर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर ऑफ द पीरियड, हु इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इस एज को एज ऑफ चौसर क्यों बोलते हैं? ये जोफ्रे चौसर की वजह से बोलते हैं। जोफ्रे चौसर जो है इस टाइम का, इस पीरियड का सबसे बड़ा पॉइंट था, सबसे फेमस फिगर था इस पीरियड का, और इसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोलते हैं क्योंकि इस एज में जोफ्रे चौसर जो है बहुत फेमस पोएट थे। इसने बहुत सारे अच्छे वर्क्स लिखे और इसने इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लैंग्वेज में एक बदलाव लाया, एक रेवोल्यूशन लाया। ठीक है। दिस एज मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री, और ये इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री में जो है इस एज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। ठीक है। This age saw the rule of Edward III, Richard II, and Henry IV. It also saw the rise of Middle English as the literary language. तो इस एज में जो है जोफ्रे चौसर ने कौन कौन से रूलर्स देखे अपने दौर में? अपने दौर में इंग्लैंड में जोफ्रे चौसर ने रूलर्स का, तीन राजाओं का शासन देखा, तीन रूलर्स का राज देखा। कौन कौन? एडवर्ड थर्ड का देखा राज, रिचर्ड सेकंड का देखा और हेनरी फोर्थ का राज देखा। और इस एज में जो है मिडिल इंग्लिश का राइज हुआ। मिडिल इंग्लिश का राइज कैसे हुआ? उससे पहले जो है ओल्ड इंग्लिश होती थी। वो इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश मतलब या तो फ्रेंच होती थी या तो लेटिन लैंग्वेज होती थी। फ्रेंच और लेटिन में लोग लिखते थे, वो आम लोगों को समझ नहीं आती थी, वो अपर क्लास लोगों को समझ आती थी, जो रिच अरिस्टोक्रेटिक थे। आम मिडिल क्लास को समझ नहीं आती थी। तो जोफ्रे चौसर ने क्या किया? उसने मिडिल इंग्लिश में लिखा और मिडिल इंग्लिश आम लोगों को समझ में आती थी, तो इसीलिए जो है मिडिल इंग्लिश का राइज हुआ। एंड रिफ्लेक्टेड द सोशल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिडिवल इंग्लैंड। तो इससे क्या हुआ? मिडिल इंग्लिश में लिखने लगा और इससे सोसाइटी में चेंज आया, उससे पूरा कल्चर में बदलाव आया, क्योंकि आम लोग, मिडिल क्लास जो है, जो लिटरेचर को पढ़ने लगे, लिटरेचर को समझने लगे, सोसाइटी को समझने लगे। और अब देखेंगे इसके फीचर्स क्या क्या हैं इस एज के। ये फीचर्स बोल सकते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। पहला फीचर, पहला कैरेक्टरिस्टिक है राइज ऑफ मिडिल इंग्लिश। इस एज में जो है मिडिल इंग्लिश का राइज हुआ। इस एज में, एज ऑफ चौसर में मिडिल इंग्लिश का राइज हुआ। बिफोर चौसर मोस्ट लिटरेरी वर्क्स इन इंग्लिश वर रिटन इन लेटिन एंड और फ्रेंच। तो जोफ्रे चौसर के आने से पहले, इसकी राइटिंग से पहले जो है किस किस में लैंग्वेज में लिखी जाती थी पोइट्री? ये लेटिन में लिखी जाती थी या फ्रेंच में लिखी जाती थी। वो लोग, वो कौन समझते थे? वो सिर्फ अपर क्लास लोग समझते थे, अपर क्लास लोग पढ़ते थे, अरिस्टोक्रेटिक लोग पढ़ते थे। चौसर रिवोल्यूशनाइज्ड इंग्लिश लिटरेचर बाय यूजिंग मिडिल इंग्लिश, स्पेशली द ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट इन हिज मेजर वर्क। तो जोफ्रे चौसर ने क्या किया? पूरा बदलाव लाया इंग्लिश लिटरेचर में। कैसे लाया? मिडिल इंग्लिश को यूज करके। और उसने कौन सा डायलैक्ट यूज किया? ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट यूज किया अपने वर्क्स में, अपने पोइट्री में जो है, अपनी पोएम्स में जो है उसने ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट जो है वो यूज किया। ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट, मिडिल इंग्लिश का ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट। मिडिल इंग्लिश पूरी लैंग्वेज थी वो, और डायलैक्ट कौन सा यूज किया? ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट। ठीक है।
This not only made literature more accessible to the common people but also helped to establish English as a respected language for serious writings. तो इस मिडिल इंग्लिश को यूज करने से, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट यूज करने से जो है ये लैंग्वेज जो है आम लोगों के लिए एक्सेसिबल हो गई, आम लोग पढ़ने लगे, आम मिडिल क्लास लोग पढ़ने लगे। और ये मिडिल क्लास जब इनको पढ़ने लगे, उनको समझ आने लगी, उनको सूझबूझ होगी, उसको सोसाइटी के बारे में समझने लगे, तो उन वो भी जो है उनका राइज हुआ, वो एक रेस्पेक्टेड फैमिली में आने लगे, रेस्पेक्टेड क्लास में आने लगे। और वो उनका जो है थोड़ा क्या हुआ, एक राइज हुआ अपने क्लास से, ठीक है। पहले वो लोअर मिडिल क्लास थे, अब अपर मिडिल क्लास हो गए, अपर क्लास होने लगे वो, क्योंकि नॉलेज से ही जो है क्लास बढ़ती है। अगर अपने आप को बढ़ाना है, वो किससे बढ़ेगा, अपना रिस्पेक्ट बढ़ानी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, वो नॉलेज से। जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, नॉलेज इज पावर। तो उनके पास नॉलेज आने लगा क्योंकि वो इंग्लिश समझने लगे, पढ़ने लगे, लिटरेचर को पढ़ने लगे वहां पे, जो कि जॉफरे चौसर लिखता था। अब नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है इसका, हिस्टोरिकल एंड सोशल बैकग्राउंड। इसका हिस्टोरिकल और सोशल बैकग्राउंड क्या था एज ऑफ चौसर का? एज ऑफ चौसर का हिस्टोरिकल सोशल बैकग्राउंड जो है, द पीरियड वाज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट इवेंट्स सच एज द ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ इसमें हुई, क्या क्या इवेंट्स हुए इसमें? एक तो ब्लैक डेथ हुई। ब्लैक डेथ कब हुई? 1348 में। इसमें बहुत सारे लोग मर गए। एक प्लेग आया, कोविड 19 जैसे आया था, इसी तरह एक बीमारी आई प्लेग, तो वहां पे 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इंग्लैंड की मर गई, उनकी डेथ हो गई। और उससे क्या, 100 ईयर्स वार वहां पे चल रही थी। किस कब? एज ऑफ चाउसर में। किस किस के बीच में वार थी? फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 ईयर्स वार चल रही थी। उसमें 3 मेजर बैटल हुए, बैटल ऑफ पॉइटियर, बैटल ऑफ क्रेसी, बैटल ऑफ पॉइटियर्स और बैटल ऑफ एगनकोट। उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है आपने, ये याद रखना है। एंड द पीजेंट्स रिवोल्ट, पीजेंट रिवोल्ट कब हुआ? 1381। ये रिवोल्ट जो है, ये किसानों ने किया, किसके खिलाफ? अरिस्टोक्रेसी के खिलाफ, फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उनको जो है जस्टिस नहीं मिल रहा था, उनको अपने वेजेस नहीं मिल रहे थे उन किसानों को, ठीक है। These events brought economic, social and political changes that influenced literature. इससे, इन चीज़ों से जो ये इवेंट्स हुए, ब्लैक डेथ, 100 ईयर्स वार और पीजेंट रिवोल्ट, इससे पूरे सोसाइटी में चेंज आ गए, पॉलिटिकल चेंज आया, सोशल चेंज आया, इकोनॉमिक चेंज आया। Writers of this time began to reflect on issues such as class conflict, corruption in the church and the struggles of common people. तो राइटर्स उस टाइम के जो थे, वो क्या, किस पे लिखने लगे? कॉन्फ्लिक्ट पे लिखने लगे, करप्शन चर्च में होती थी, कॉमन स्ट्रगल जो लोग करते थे, उस उन थीम्स पे जो है राइटर्स लिखते थे, जैसे कि जोफ्रे चौसर भी उसी पे लिखता था। अब इस एज, जो एज ऑफ चौसर है, इसमें कौन कौन से राइटर, मेजर राइटर्स ऑफ दिस एज, कौन कौन से राइटर थे मेजर? इसमें सबसे मेजर राइटर कौन था? सबसे मेजर राइटर जो इसमें था, वो था जोफ्रे चौसर। द मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर ऑफ दिस एज वाज जोफ्रे चौसर, who whose masterpiece, The Canterbury Tales, portrayed a cross section of medieval society through a series of stories told by pilgrims. तो ये जो एज थी, इस एज में जोफ्रे चौसर जो है, वो एक फेमस पोइट था। और सबसे फेमस वो किससे हुआ? वो अपने वर्क से हुआ, जो वर्क उसने लिखा, कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स जो है, इसमें जो है एक पिलग्रिम्स होते हैं, वो कहानियां सुनाते हैं, वो टेल्स सुनाते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, ये आपके टॉपिक में है, ये बाद में डिस्कस करेंगे हम अच्छे से। इसके पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे वीडियो बनेगी, कैंटरबरी टेल्स पे। हिज अदर वर्क्स इंक्लूड, दूसरे वर्क्स उसके कौन कौन से जोफ्रे चौसर के? ट्रायलिस एंड क्रेसेड, द बुक ऑफ द डचेस एंड द हाउस ऑफ फेम। अदर इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ द एज वर, तो इसमें जो वर्क्स थे, एक तो कैंटरबरी टेल्स, ये तो था ही था, ये तो बहुत फेमस था। उसके साथ साथ ट्रायलिस एंड क्रेसेड, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क था इसका, जोफ्रे चौसर का। द बुक ऑफ डचेस, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क था। और द हाउस ऑफ फेम जो है, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्क था जोफ्रे चौसर का। इसके अलावा इसकी कॉन्टेम्परेरी, कॉन्टेम्परेरी होता है इस सेम टाइम के कौन कौन से राइटर्स थे। उसके विलियम लैंगलैंड उसी एज का एक राइटर था, जोफ्रे चौसर के एज का ही था ये, ठीक है। तभी था, वो लिखता था। इसका जो फेमस वर्क है पायरस प्लाउमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिगोरिकल वर्क है। इसके दो मीनिंग्स इस वर्क के, एक सरफेस मीनिंग, एक डेप्थ मीनिंग। दूसरा जो राइटर था कंटेम्परेरी, वो था जॉन गॉवर। जॉन गॉवर ये भी एक इंपॉर्टेंट राइटर था उस एज का, एज ऑफ चौसर का। और इसने लिखा है कॉन्फेशियो अमेंटिस, ये वर्क इसने लिखा है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और बाकी जो पियर पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स थे जिनका नाम नहीं है वहां पे, मगर उन्होंने क्या लिखा?
द सर गोइन एंड द ग्रीन नाइट इन्होंने लिखा है। ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है जोफ्रे चौसर के एज का। उसके बाद इसके जो एज ऑफ चौसर के यॉनर्स कौन कौन से, यॉनर्स मतलब उस टाइम की जो है किस किस्म के लिखते, किस किस्म के वर्क लिखते थे, किस किस्म के वर्क लिखते थे। इन द एज ऑफ इन द दिस एज द नरेटिव पोइट्री इस टाइम पे लिखी जाती है एज ऑफ चौसर में। कौन सी पोइट्री? नरेटिव पोइट्री। नरेटिव पोइट्री मतलब पोइट्री के थ्रू कहानी सुनाना, पोइट्री के थ्रू जो है पूरी कहानी डिटेल में कहानी सुनाना, पोइट्री के थ्रू, वर्स के थ्रू, ठीक है। was the prominent form, ये prominent form थी। For example, Canterbury Tales of frame narrative, allegories, dream vision, romances and moral religious tales were also common। इस एज में जो है फ्रेम नैरेटिव लिखी जाती थी। फ्रेम नैरेटिव मतलब स्टोरी विद इन स्टोरी, कहानी के अंदर कहानी, जैसे मूवी के अंदर छोटी कहानी होती है, एक मूवी चल रही होती है, मेजर कहानी होती है उसमें, और उसके अंदर छोटी सी कहानी होती है। इसी तरह जो है इसमें भी था, इस एज में भी लिखी जाती थी। एलिग्रीज लिखी जाती, एलिग्रीज मतलब जिसके दो मीनिंग होते हैं, एक सरफेस मीनिंग, एक रियल मीनिंग, एक लिटरल मीनिंग, जो कहानी चल रही होती है, एक उसका एक्चुअल में राइटर बताना क्या चाहता है वो होता है एलिगरी। ड्रीम विजन जो है, ड्रीम विजन मतलब एक इमेजिनरी कहानी बनाना, उसको होता है ड्रीम विजन। ये भी इस तरह लिखा जाता था उस टाइम में। रोमांसेस बड़ी बड़ी कहानियां लिखी जाती थी, मॉरल रिलीजियस टेल्स लिखी जाती थी, ये इस टाइम पे ये चीजें लिखी जाती। मोर ओवर सैटेरिकल एलिमेंट्स एंड रियलिज्म बिगेन टू एमर्ज। इसमें सैटेरिकल एलिमेंट्स थे और रियलिज्म इस एज में, रियलिज्म मतलब रियलिस्ट, जो सोसाइटी की रियलिटी थी वो पॉइंट बतलाता था अपने वर्क्स के थ्रू। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक जो है इसका है, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है, वो है इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्टिनेंटल लिटरेचर। तो इस एज पे, जो एज ऑफ चौसर है, इस पे जो है कॉन्टिनेंटल लिटरेचर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ा, यूरोपियन लिटरेचर का इन्फ्लुएंस पड़ा। इससे पहले यूरोप में जो है राइटर्स वो लिखते थे, उसका इन्फ्लुएंस जो है एज ऑफ चौसर के राइटर पे पड़ा। चौसर एंड हिज कंटेम्परेरीज वर हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन राइटर्स, दांते, पेट्रार्क एंड बोकाशियो फ्रॉम इटली, फ्रेंच पोइट्स ऑफ कोर्टली लव ट्रेडिशन। तो दांते का इन्फ्लुएंस पड़ा था, पेट्रार्क और बोकाशियो जो लिखते थे इटली और फ्रेंच में, और वो उनका इन्फ्लुएंस जो है चौसर पे पड़ा, और चौसर ने उनसे इंस्पिरेशन ली, ठीक है। चौसर अडॉप्टेड, इसने जो है इनके वर्क्स को अडॉप्ट किया, ठीक है। और इस एज के थीम्स क्या थे, थीम एंड लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे इसके, इस एज के लिटरेचर इज द इन दिस पीरियड वाज रिच इन वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें एक्सपेरिमेंटेशन होती है, अलग अलग टाइप की लिटरेचर लिखी जाती थी। कॉमन थीम्स कौन कौन थी? रिलीजन थीम थी, रिलीजियस पे लिखी जाती थी, मॉरलिटी पे लिखी जाती थी, कोर्टली लव पे लिखी जाती थी, सोशल सटायर लिखा जाता था, ह्यूमन नेचर पे लिखा जाता था, ठीक है। चौसर्स वर्क इन पर्टिकुलर इज नोटेबल फॉर इट्स रियलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमर एंड सोशल कमेंट्री। इसमें ह्यूमर और सोशल कमेंट्री जो है की जाती थी वर्क्स में, ठीक है। राइटर्स यूज्ड फॉर्म सच एज नैरेटिव पोएट्री, ड्रीम, एलेगरी, रोमांस एंड मॉरलिटी। इनमें ये वाली फॉर्म्स जो है यूज की है अपने राइटिंग्स में। दिस पीरियड आल्सो saw the blending of native tradition with continental influence, especially from Italian writers like Dante, Petrarch and Boccaccio। तो इन राइटर्स का जो है इस पे इन्फ्लुएंस पड़ा, किन पे? चौसर पे, जोफ्रे चौसर पे। और जोफ्रे चौसर की एज के जो भी राइटर्स थे, जॉन गोवर था, विलियम लैंगलैंड था, हकलीव था, बाकी जितने राइटर्स थे उन पे इसका इन्फ्लुएंस पड़ा, ठीक है, इन राइटर्स का, दांते, पेट्रार्क और बोकाशियो का। अब हम कंक्लूजन में क्या पढ़ते हैं? द एज ऑफ चौसर वाज अ डिफाइनिंग एरा इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये एक डिफाइनिंग एरा था, ये एक ट्रांजिशनल पीरियड था, मेजर एक टर्निंग पॉइंट था इंग्लिश लिटरेचर में, एज ऑफ चौसर। इट मार्क द शिफ्ट फ्रॉम रिलीजियस टू मोर सेकुलर एंड रियलिस्टिक थीम एंड फ्रॉम लेटिन एंड फ्रेंच टू इंग्लिश एज अ प्राइमरी इंग्लिश लैंग्वेज। ये शिफ्ट, ट्रांजिशन किसका हुआ, किसका शिफ्ट हुआ? शिफ्ट जो है, पहले क्या होता था, पहले रिलीजियस थीम होती थी, इससे पहले जो है रिलीजियस थीम, कोई भी लिखता था रिलीजियस थीम पे लिखता था। अब जोफ्रे चौसर की एज के बाद किस पे लिखने लगे? जोफ्रे चौसर के एज के राइटर्स किस पे लिखने लगे? सेकुलर थीम पे लिखने लगे, रियलिटी बताने लगे सोसाइटी पे, करप्शन पे लिखने लगे, सोसाइटी में जो पॉलिटिकल जो टर्मोइल चलता था उस पे लिखते थे। कौन? जोफ्रे चौसर के एज के राइटर्स, मतलब एज ऑफ चौसर के राइटर्स। और पहले लेटिन और फ्रेंच में लिखी जाती थी, अब इंग्लिश में लिखने लगे, मिडिल इंग्लिश में। Chaucer's contribution to literature was unmatched in his time, and his works laid the foundation of future generations of English writers. The age thus stands as a bridge between the medieval and modern literary tradition. ये एक इसने जो है ये एक टर्निंग पॉइंट था इंग्लिश लिटरेचर के लिए, और जोफ्रे चौसर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर में। और अगली जो जनरेशन उसके बाद जो
जो भी पोइट्स आए चौसर के एज के बाद, उनको जो है इंस्पिरेशन किससे मिली? जॉफ्रे चौसर से इंस्पिरेशन मिली, जॉफ्रे चौसर की राइटिंग से इंस्पिरेशन मिली। और ये एज जो है एक ब्रिज है, किसके बीच में? मिडिवल एंड मॉडर्न लिटरेरी ट्रेडिशंस। मिडिवल मतलब ओल्ड इंग्लिश और जो मॉडर्न इंग्लिश के बीच में एक ब्रिज बना। इसने जो है एक डेवलपमेंट लाई, एक रेवोल्यूशन लाया इंग्लिश लिटरेचर में। तो यही क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है, प्रिपेयर करना है इस टॉपिक के लिए। तो आपको आराम से 12 नंबर का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे बड़े अच्छे तरीके से। तो मगर इसको बार बार देखना है, अच्छी तरह इसके नोट्स बनाने हैं, इसको मेमोराइज करना है इस क्वेश्चन को। और अगर समझ नहीं आती बार बार देखो, बार बार समझो, मैंने अच्छी तरीके से समझाया है। वरना समझाने को तो डिटेल बहुत ज्यादा है, 1-2 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ मैं इस टॉपिक पे। बट द थिंग इज, आपको उतना ही पढ़ाना है जितना आपके लिए बेनिफिशियल है, जो आपके पल्ले पड़ेगा। ठीक है, मैं मेरे को पढ़ाना होगा, मैं इस पे मिडिल इंग्लिश पे ही 1 घंटे का लेक्चर दे दूंगा। मुझे को पढ़ाना होगा, मुझे जो वार ऑफ रो ये जो द 100 Years वार, इस पे ही 1 घंटे का लेक्चर लगेगा। बट मैंने उतना ही पढ़ाना है आपको जितना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जो आपके माइंड में पल्ले पड़ेगा और जो आप एग्जाम में लिख पाओगे। अगर आप अभी आपके अगले सेमेस्टर में मास्टर्स करोगे तो उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे इस चीज़ को, और आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो उसके लिए वीडियोस बनाएंगे हम, अगर बाद में बनाएंगे, जब हम नेट के लिए बनाएंगे, इंग्लिश नेट के लिए बनाएंगे। तो अभी हम जो है आप सेकंड सेमेस्टर को ही टारगेट कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर के लिए ही बना रहे हैं। बाद में हम नेट और सेट के वीडियोस भी बनाएंगे इस चैनल पे, तो वो बाद की बात होगी। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे अगर डाउट होगा, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को।